The 70S ribosome, remember, the primitive ribosome, the prokaryotic ribosome is found in the cell organelles, namely mitochondria, as well as chloroplasts, or you can say plastids, having 30S subunit and a 50S subunit. Together it is referred to as 70S. S, as I told you, is Swedenborg's unit, that is the sedimentation coefficient related with centrifugation. आप पूछोगे कि सनलाइट को तो ट्रैप करवाते आए हैं क्लोरोफिल के द्वारा, हम बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस, ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट, तो आप ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ से ले आए? अरे क्लोरोफिल इज अ पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। हाँ, ये देखते हैं कहाँ छुपी हुई है क्लोरोफिल। ये क्या है, ये जो बड़े बड़े हरे हरे दिखाए गए हैं, ये हैं थाइलाकॉइड्स, वही कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स जो अभी अभी हमने देखे थे। तो ये उसी का डिटेल्ड बड़ा वाला व्यू है, और इसी की जो दीवार है ना, ये वॉल दीवार, इसके अंदर पैक्ड हैं बहुत सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, अणु क्लोरोफिल के, जो सनलाइट को ट्रैप कर पाते हैं, फोटोसिंथेसिस हो पाती है। अंदर भरा होता है एक लिक्विड, और इस कैविटी को बोल देते हैं ल्यूमन कैविटी। कई शेप्स, कई साइजेस के मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में, राउंडेड, स्फेरिकल, ओवल, सिलेंड्रिकल, डिस्कॉइडल, एलिप्टिकल। ये देख रहे हैं आप, ये सिंगल कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पहचान है क्लेमाइडोमोनास, एक एल्गी होती है, उसकी पहचान है ये कप शेप्ड सिंगल क्लोरोप्लास्ट। ये कौन है, ये कौन है? ये भी बड़ा पहचाना हुआ है, आपने बहुत देख रहे हैं आप, बचपन से आपने इसको माइक्रोस्कोप में भी देखा है। ये है स्पायरोगायरा, ये भी एक एल्गी है। स्पायरोगायरा जो है, इसमें होता है रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। डिफरेंसेस बिटवीन क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। फर्स्ट पॉइंट, ग्रीन प्लास्टिड्स कौन से हैं? क्लोरोप्लास्ट। कलरफुल कलर्ड वाले कौन से हैं? क्रोमोप्लास्ट। कलरलेस, ल्यूकोप्लास्ट। किसका काम है ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस? क्लोरोप्लास्ट। किसमें क्लोरोफिल मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट। कौन सा कलर प्रोवाइड करेगा फ्रूट्स वेजिटेबल्स को, फ्लावर्स को, जग को सुंदर बना रहा है? क्रोमोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट क्या कर रहे हैं? न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। उसके अकॉर्डिंग 3 तरह के ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, वो भी लिखते हैं, एमाइलोप्लास्ट और एलाइयोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट हैं 3 टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, एलाइयोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट का काम है स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी स्टार्च, पोटैटो में मिलेंगे ये, आलू में। एलाइयोप्लास्ट्स, दे स्टोर ऑयल्स, फैट्स। और एल्यूरोप्लास्ट क्या करते हैं? प्रोटीन को स्टोर करते हैं। जॉर्ज पैलेड ने किसको देखा? पहली बार ऑब्जर्व किया, राइबोसोम्स को डिस्कवर किया थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। राइबोसोम्स प्लांट सेल्स में मिलेंगे या एनिमल सेल्स में? दोनों में, बोथ। दे आर फाउंड इन बोथ प्लांट सेल्स एज वेल एज एनिमल सेल्स। राइबोसोम्स और भी अजीब किस तरह से हैं भाई, कि ये प्रोकैरियोट्स में भी मिलते हैं और यूकैरियोट्स में भी मिल जाते हैं। ऐसे ऑर्गेनेल हैं, दोनों में मिलते हैं। ये वाला जो चित्र बनाया गया है, ये कौन से वाला है? ये प्रिमिटिव वाला है, इसको 70S राइबोसोम बोलते हैं। S का मतलब है स्वेडबर्ग्स यूनिट, अ यूनिट विच टेल्स यू द रोटेशनल स्पीड एट विच ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन, जब इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाए सेल्स के पार्ट्स को, तो जो नीचे प्रेसिपिटेट कब होगा राइबोसोम, वो S 70S है, यूनिट दर्शाता है। S को सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी बोला जाता है।
It is a measure of density and size of ribosomes. ये वाला किसका डायग्राम है? यूकैरियोटिक राइबोसोम का। राइबोसोम्स और भी अजीब हैं। कैसे भाई? इनमें मेम्ब्रेन नहीं होती, इनमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। राइबोसोम्स बने होते हैं आरएनए और प्रोटीन के। 40S और 60S सब यूनिट्स ये मिलकर बना रहे हैं 80S राइबोसोम, यूकैरियोटिक राइबोसोम। ये आरएनए पड़ा हुआ है, ये आरएनए पड़ा हुआ है, और ये बना किसका हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है स्ट्रक्चर। राइबोसोम्स मिलेंगे कहाँ पर? वेयर आर दे लोकेटेड इन द सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल? कुछ तो ऐसे पड़े मिलेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर, लूजली फाउंड इन साइटोप्लाज्म राइबोसोम्स। बाकी कहाँ मिल सकते हैं? एक और तरह के भी होते हैं जो ईआर के साथ अटैच मिलेंगे, उसकी मेम्ब्रेन के साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ चिपके चिपके मिलेंगे और उसको खुरदरा बनाते हैं कुछ राइबोसोम्स। ऐसे वाले ईआर को क्या बोल देते हैं? रफ ईआर, आरईआर। ये वाले को, ये वाला स्मूथ होता है, प्लेन वाला जिसमें ना हो राइबोसोम। इस प्रकार से यूकैरियोटिक सेल में आप दो जगह पड़े हुए राइबोसोम दिखा सकते हैं। फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स। द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स इज प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस। नए सब्सटेंसेस भी बना लेते हैं, क्योंकि ये ईआर के साथ पड़े होते हैं तो कुछ मिल मिला के नई चीज़ें भी बन जाती हैं, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन्स। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ फिलामेंट्स पड़ी होती हैं, कुछ धागे धागे पड़े होते हैं जो नेटवर्क बना रहे होते हैं, पूरा जाल बना रहे होते हैं। सारी जगह फैले फैले से होते हैं, कई शेप्स, कई साइजेस के धागे धागे, टूटे 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 बहुत सारे फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स, प्रोटीनस स्ट्रक्चर्स, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स, प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं ये। और पूरा नेटवर्क साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। इनको कलेक्टिवली साइटोस्केलेटन मिला के सारों को बोला जाता है। इनके कई काम होते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट इज प्रोवाइडेड टू द सेल by whom? By cytoskeletal structures, those filaments. मोटिलिटी प्रदान कर रहे हैं मूवमेंट वगैरह में, साइटोप्लाज्म की मूवमेंट में, सेल की मूवमेंट्स में मदद करते हैं साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स। शेप ऑफ द सेल is maintained by the filaments, protein filaments, cytoskeleton. Cilia and flagella. Singular flagellum, plural flagella. Here shown in Paramecium cilia. In Euglena we can see flagellum. तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बालों बालों जैसे सिलिया, और कंपैरेटिवली लॉन्गर हैं फ्लैजेला। दोनों ही लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स हैं, मूवमेंट्स में मदद करते हैं, सेल की मूवमेंट में मदद करते हैं, मोटिलिटी में, फ्लूइड को हिलाते हैं। इस तरह से ये मदद करते हैं लोकोमोशन में। बैक्टीरिया में भी फ्लैजेलम मिल जाता है। बैक्टीरियल फ्लैजेलम वो डिफरेंट होता है इन द स्ट्रक्चर, बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही आउटग्रोथ्स हैं सिलिया। बहुत सारे मिलते हैं अगर मिलते हैं तो। और ये चप्पू की तरह चलते हैं। ये देख रहे हैं आप, ओड्स ऑफ अ बोट, उसकी तरह काम करते हैं, पानी को पीछे धकेल के ऑर्गेनिज्म को आगे बढ़ाते हैं। सेल मेम्ब्रेन से ही सिली और फ्लैजेलम बन जाते हैं एक्सटेंशन से। और अगर इसी का डिटेल स्ट्रक्चर देखो तो ये रहा क्या, एक सिलियम, सेल मेम्ब्रेन है ये बाहर, प्लाज्मा लेमा। अंदर क्या है, ये जो पूरा आपको दिख रहा है राउंडेड स्ट्रक्चर, इसको एक्सोनीम बोल देते हैं। सेंट्रल पार्ट इज एक्सोनीम।
एक्सोनीम के अंदर पड़े हैं बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये गोले गोले डबलेट्स, और यही ऊपर ऊपर भी जा रहे हैं। आप ये देख रहे हैं, ये डबलेट्स एक्चुअली क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो ऊपर ऊपर ऐसे जाए जा रहे हैं, ट्यूब्स हैं ये। अगर इनको कट किया जाए, यहाँ से कट कर दिया जाए या ऊपर से देखा जाए, ऊपर से व्यू लिया जाए, तो ये ऐसे नज़र आएंगे, हाँ या ना? हाँ, ऊपर से व्यू लेने पर ये ऐसे नज़र आएंगे, या इनको कट किया जाए तो ये ऐसे नज़र आने वाले हैं। तो ये है सिलिया और फ्लैजेलम का डिटेल्ड इंटरनल स्ट्रक्चर, हाउ दे लुक लाइक फ्रॉम विद इन। कैन यू सी द डबलेट्स? ये डबल डबल स्ट्रक्चर्स राउंडेड, एक और राउंड, तो ये डबलेट्स कहलाते हैं। कितने डबलेट्स पड़े हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डबलेट्स। अंदर कितने पड़े हैं? अंदर भी 2 पड़े हैं, ये रहे। ठीक है भाई, 9+2 अरेंजमेंट कहा जाता है इस प्रकार इन डबलेट्स का अरेंजमेंट इन द सिलिया एंड फ्लैजेला। और ये आपस में भी कनेक्टेड है, देखो लिंकर्स के द्वारा, ये आपस में भी ब्रिजेस के द्वारा कनेक्टेड है, जॉइंट है। सेंट्रल वाले जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये रहे, इनके चारों तरफ एक सेंट्रल शीथ है जैसे कवरिंग है, ठीक है। और ये रेडियल स्पोक्स हैं, ये डबलेट में से ही निकल रहे हैं फिलामेंट्स, जिनको स्पोक्स कहते हैं, रेडियल स्पोक्स। बाहर क्या है? ये क्या है? ऑफ कोर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब एक ऐसा ऑर्गेनेल, ऐसा अंगक सेल का जो केवल एनिमल सेल में मिल रहा है, प्लांट सेल में नहीं। हाँ, सेंट्रोसोम। ये जो पूरा है ये सेंट्रोसोम है पूरा, ये पूरा स्ट्रक्चर सेंट्रोसोम कहलाता है। इसके अंदर कितने सेंट्रियोल पड़े हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, कितने दिख रहे हैं आपको? 2, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स perpendicular to each other, the centrioles lie in the centrosome. The centrosome is filled with an amorphous pericentriolar material. Centrosome यानी centrioles यही जन्म देते हैं बेसल बॉडी को, जो कि बनाता है सिलिया और फ्लैजेला को। ये हैं वही जो हम ऐसे स्ट्रक्चर बनाते जा रहे हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 90 डिग्री पे पड़े हैं। तो ये दोनों हैं सेंट्रियोल्स, 2 सेंट्रियोल्स विच आर मेड ऑफ मैनी माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये आप जितने भी गोले गोले से देख रहे हैं ना, ये पाइपें, हर पाइप को माइक्रोट्यूब्यूल बोला जाता है, और इनको फाइब्रिल्स भी कह देते हैं। ये ट्रिपलेट्स के रूप में मिल रहे हैं यहाँ पे। आपको याद होगा सिलिया फ्लैजेला में डबलेट्स मिलते थे, यहाँ पर ये 3-3 के झुंड में मिल रहे हैं, और इसलिए इनको ट्रिपलेट्स बोलते हैं। कितने ट्रिपलेट पड़े हैं भाई? अगर आप गिनो इन ट्रिपलेट्स को, ये ट्रिपलेट, ये वाला ट्रिपलेट, अगला ट्रिपलेट, तो 9 ट्रिपलेट्स मिलेंगे। अंदर कोई ट्रिपलेट है सेंटर में? नहीं, तो 9+0 अरेंजमेंट हो गया ये। तो अगर एक सेंट्रियोल को सेंटर से देखा जाए, कट करके देखा जाए, तो उसके सेंटर में होता है हब। द सेंटर इज़ द हब, प्रोटीन का बना होता है, और यहाँ से ऐसे रेडियल स्पोक्स जा रहे होते हैं। बिल्कुल किस तरह का स्ट्रक्चर? कार्ट व्हील के, ये जो बुग्गी है, ये बैलगाड़ी के जो व्हील होता है उसके जैसा स्ट्रक्चर, कार्ट व्हील के स्पोक्स जैसा स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा सेंट्रियोल्स में। ये स्पोक्स भी किस चीज़ के बने हुए हैं? प्रोटीन के स्पोक्स होते हैं। सेंट्रियोल्स, ये 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, अगर इनका क्रॉस सेक्शन काटा जाए, इनको ऐसे काट दिया जाए, या ऊपर से देखा जाए, व्यू किया जाए, तो क्या इनकी शक्ल ऐसे गोल गोल नज़र नहीं आएगी? हाँ। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स फाउंड नियर द न्यूक्लियस इन द साइटोप्लाज्म। सेंट्रियोल्स हैव 9+0 arrangement of triplets. Their function: production of basal bodies. What are basal bodies? The initiators of cilia and flagella. They form the cilia and flagella. Also, basal bodies are called kinetosomes.
They are the outgrowths found just near the cell surface. Basal bodies form the cilia and flagella structure. What about the microtubules found in cilia flagella? 9+2 arrangement is found of the microtubules in cilia and flagella. Let me remind you, this is the cilia or flagella, cilium or flagellum, cut open cross section. What is this? This is the basal body seen here. Look at the central doublet, that is 9+2. 9 doublets and 2 central doublets. That means 9+2 arrangement found in cilia and flagella. Cilia flagella होते कहाँ पर हैं? They are found in microorganisms, most of them, and animals. They are absent in the higher plants. What are the microtubules made of? A protein. Tubulin protein forms the microtubules. Functions of centrioles, or you can say centrosome, एक ही बात है. Cilia flagella बना रहा है कौन? Centrioles यानी centrosomes. Locomotory organelles बना पा रहे हैं ये. इसके अलावा spindle fibers during the cell division, mitosis meiosis जो होते हैं, ये जो thread like structures, proteinaceous, spindle fibers, प्रोटीन के बने हुए धागे धागे, और इनके साथ कौन लटका हुआ है? इनके साथ हैंग कौन कर रहा है? क्रोमोसोम्स, ये रे बने हुए, इनके साथ ये हैंग करते हैं. और सेल डिवीज़न में स्पिंडल फाइबर्स बहुत मदद करते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम्स टूट कर या जैसे भी इन्हीं के द्वारा ही ऊपर ऊपर चढ़ते हैं, इधर उधर चलते हैं, क्योंकि ये खींचते हैं स्पिंडल फाइबर्स. डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियस, अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स. इसमें हम देख पा रहे हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बाहर वाली झिल्ली, और एक इनर मेम्ब्रेन है. अ डार्क सर्कुलर बॉडी, द न्यूक्लियोलस, कैन बी सीन हेयर, लाइक हेयर. न्यूक्लियोलस is not bound by any membrane. ये membrane bound organelle या पार्ट नहीं है सेल का. और न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है? टू फॉर्म राइबोसोमल आरएनए. राइबोसोम्स के अंदर जो आरएनए होता है वो कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस बनाता है. याद है ये वाला स्ट्रक्चर बनाते थे, और इसमें ऐसा ऐसा दिखा दो. ये राइबोसोम की शक्ल है पूरी, और ये क्या पड़ा है? आरएनए पड़ा है. इसको किसने बनाया? न्यूक्लियोलस ने बनाया. और अंदर और क्या पड़ा है? आरएनए, प्रोटीन्स, बहुत कुछ पड़ा है. तो ये छेद छेद देख रहे हैं आप, ये दीज आर द न्यूक्लियर पोर्स. जहाँ पर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलेंगी वहाँ पर न्यूक्लियर पोर है, छिद्र है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर पोर. और यहाँ से आना जाना होगा, किसका आदान प्रदान? आरएनए का, प्रोटीन्स का आना जाना लगा रहेगा. क्रोमेटिन थ्रेड्स, क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिन मटेरियल, ये धागे धागे आपको दिख रहे हैं. क्रोमेटिन मटेरियल इज फाउंड इन द न्यूक्लियस. यही क्रोमेटिन मटेरियल बाद में क्रोमोसोम बन जाता है जब भी सेल एक्टिवली डिवाइड करने लगता है. तो क्रोमोसोम बन जाते हैं किसके? क्रोमेटिन थ्रेड्स के. न्यूक्लियस की ये दोनों मेम्ब्रेन्स आगे किससे जाके मिल रही हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी हुई हैं. आपको पता है कॉन्टिन्यूस हैं, और राइबोसोम भी जहाँ तहाँ मिल जाते हैं, अटैच्ड. ये वाला कौन सा न्यूक्लियस बनाया गया? ये वाला डायग्राम, ये इंटरफेस न्यूक्लियस कहलाता है. इंटरफेस यानी रेस्टिंग स्टेज ऑफ द सेल की, इंटरफेज में रेस्टिंग स्टेज कहलाती है. और इंटरफेज वाले न्यूक्लियस की शक्ल है का डायग्राम है ये वाला, जिसमें क्रोमेटिन मटेरियल नज़र आएगा आपको, क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिन धागे नज़र आएंगे, क्रोमेटिन फाइबर्स नज़र आएंगे. लेकिन 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 जब भी सेल डिवाइड करने लग जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा या माइटोसिस मियोसिस करेगा, डिविजन्स करेगा, डिवाइड करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, तब क्रोमेटिन मटेरियल
विल स्टार्ट लूजिंग वाटर, वाटर लूज करने लग जाएगा क्रोमेटिन के धागे, और इसका मतलब वो कैसे हो जाएंगे, श्रिंक होने लग जाएंगे, क्योंकि उनमें पानी जा रहा है। तो श्रिंक होते होते वो कैसी शेप ले लेंगे, रॉड शेप, स्ट्रक्चर्स की शेप्स ले लेंगे, जिनको क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये पढ़े हैं क्रोमोसोम्स, रॉड शेप स्ट्रक्चर्स। इसका मतलब जब आपको रॉड शेप स्ट्रक्चर नज़र आए सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, तो वो डिवाइड कर रहा है, वो सेल एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है। सेल, सेल के अंदर का न्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल। इसको डिस्कवर किसने किया सबसे पहले दुनिया में? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, आपको पता है। और फ्लेमिंग भी बड़ा फेमस नाम आता है यहाँ पे, क्योंकि क्रोमेटिन नेटवर्क का नाम सबसे पहले किसने दिया था? फ्लेमिंग ने, स्टेनिंग करके, डाइज करके। और कई सेल्स बड़े अजीब सेल्स हैं, जैसे सीव ट्यूब्स प्लांट्स के अंदर। आपको पता है कि फ्लोएम में सीव ट्यूब्स मिल जाती हैं, और इनके अंदर क्या है, न्यूक्लियस नहीं होता। ये सीव ट्यूब के सेल्स पड़े हैं, एक सेल, दूसरा सेल, ये सेल हैं। क्या इनमें न्यूक्लियस होता है? नहीं। क्या आरबीसी में, एरिथ्रोसाइट्स में, मैमल्स के एरिथ्रोसाइट्स में न्यूक्लियस मिलेगा? नहीं मिलेगा। एब्सेंट, न्यूक्लियस एब्सेंट। इसलिए ये बड़े कम जीते हैं, ओनली 120 डेज ये जी पाते हैं। पैरामीशियम क्यों बनाया गया यहाँ पे? क्योंकि कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनके अंदर मोर देन वन न्यूक्लियाई पड़ा होता है। कईयों में तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन भी होती है, आपको पता है। कई फंजाई में कई जगह पे मिल जाते हैं बहुत सारे न्यूक्लियाई सेल्स के अंदर। और आपको पता है एक मसल सेल भी होता है जिसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। किसमें? स्ट्राइटेड मसल्स फाइबर्स में, स्ट्राइटेड मसल्स में। पैरामीशियम में ये 2, 1 and 2 क्या बनाए गए हैं? न्यूक्लियाई। What is the function of the nucleolus? The rounded body found in the nucleus, the dense body. It can be one, it can be many, and it is responsible for forming the ribosomal RNA. ये राइबोसोम है, इसकी कैप और हेड बनाई गई है। इसके अंदर जो आरएनए पड़ा होता है उसको राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। और ये आया कहाँ से? न्यूक्लियोलस इसको पैदा करता है। 2 cells, which of the two, according to you, which cell is actively engaged in lot of protein synthesis? मोर प्रोटीन कहाँ पर बन रहा है, सिंथेसिस हो रहा है ए और बी में से कंपैरेटिवली? ए इज द आंसर हेयर। More proteins are being formed, that is why there are more nucleoli, because why? Because it is the nucleoli which will form the ribosomal RNA. Ribosomes will be formed out of this. The more the ribosomes, greater the protein synthesis. Which of the 2 nuclei shown here is that of an actively dividing cell? Answer is B, of course, you knew it. Right answer. Because here rod shaped chromosomes are seen. कोई आपसे न्यूक्लियस के फंक्शंस पूछे, या फिर क्रोमेटिन के पूछे, क्रोमेटिन मटेरियल के, या फिर फंक्शंस पूछे क्रोमोसोम्स के, तो दे आर द सेम ऑलमोस्ट। फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस। The nucleus controls all the activities of a cell. सेल के जो क्रियाकलाप हैं, बहुत सारे क्रियाकलाप, जैसे कि बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं सेल के अंदर एक ही वक्त में, और ट्रांसपोर्ट और रिप्रोडक्शन, टेकिंग इन ऑफ फूड, गिविंग आउट ऑफ वेस्ट, टेकिंग ऑक्सीजन, गिविंग आउट CO2 एट्सेट्रा। सारे क्रियाकलापों में, प्रोसेसेस में कौन कंट्रोल कर रहा है, उस पर नियंत्रण रख रहा है? न्यूक्लियस। जैसे समुद्र की एक शिप को कंट्रोल करने के लिए कौन होता है? एक कैप्टन ऑफ द शिप। ही इज द हेड, ही कंट्रोल्स
all the activities going on the ship. जैसे आपके स्कूल में कौन है कप्तान जो सारी चीज़ों को कंट्रोल रख सकता है, करता है, प्रिंसिपल मैम या सर। और इसी प्रकार एक सेल के अंदर कौन कप्तान है, कैप्टन है ऑफ द सेल? द न्यूक्लियस। सेकेंड पॉइंट, न्यूक्लियस कंट्रोल्स सेल डिवीज़न इन अ सेल। जब सेल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, एक पर्टिकुलर साइज ले लेता है, अटेन कर लेता है, तब वो डिवाइड करता है डॉटर सेल्स में, और इसी से मल्टीप्लिकेशन भी होती है। आपको पता है सेल मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रोथ होती है इंडिविजुअल्स की। वो सब किस पे डिपेंडेंट है? न्यूक्लियस पे। माइटोसिस और मियोसिस दो सेल डिविजन्स हैं जो किसके कंट्रोल में है? न्यूक्लियस के। इसी प्रकार थर्ड पॉइंट, द न्यूक्लियस passes genetic information, transfers genetic information from the parents to the offsprings. बच्चों में जो भी गुण आते हैं वो माता पिता से मिलते हैं। कई लोग कहते हैं कि आप चलते अपने पापा की तरह हो, कोई कहता है कि आपकी शक्ल आपकी मम्मी से मिलती है। तो ये जो जेनेटिक ट्रेट्स हमारे इतने मिलते जुलते हैं, पेरेंट्स से आते हैं, बहुत सारे फीचर्स, गुण, ट्रेट्स, ये सब कौन दे रहा है? ये न्यूक्लियस दे रहा है, यानी कि क्रोमोसोम्स दे रहे हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन है हमारे बारे में, और पेरेंट्स से आते हैं। एक क्रोमोसोम एक पेरेंट से आता है, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पेरेंट से आता है। ऐसे करके पेयर बन जाता है, 46 क्रोमोसोम्स यानी 23 पेयर्स बन जाते हैं। और एक में माता के फीचर्स, एक में पिता से आए तो वहाँ से फीचर्स मिले। इस प्रकार जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है न्यूक्लियस कह लो, या क्रोमोसोम्स कह लो, या क्रोमेटिन कह लो। तीनों के फंक्शंस मोर और लेस सेम। सिंपल क्रोमोसोम फॉर यू डायग्राम। एंड व्हाट इज अ क्रोमोसोम मेड ऑफ? कोई पूछे भाई बना किसका होता है? डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स का क्रोमोसोम ज़्यादातर बना होता है डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए प्लस histone proteins will form the what? Chromosome, isn't it? But it can be in certain cases RNA also, or it could be non-histone proteins also available. So this is the chromosome containing the DNA in it. Now can you look at this constriction? It is called the primary constriction. सिकुड़न, संकुचन। देख रहे हैं ये आर्म्स हैं और यहाँ पे संकुचन हो रखा है, संकुचित है ये एरिया, बहुत छोटा सा ऐसे रिड्यूस्ड है, इसलिए इसको प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहा जाता है। और इसको सेंट्रोमियर कहते हैं कॉमनली। ये आर्म्स बन गई, क्रिएट हो गई, ठीक है, टोटल 4 आर्म्स। और ये है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। किसी किसी क्रोमोसोम में क्या होता है कि किसी भी आर्म में क्या हो सकता है? सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, एक और संकुचन भी पैदा हो सकता है, संकुचित एरिया, और उसको सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन बोल देते हैं। क्योंकि वो बनी हुई है इसलिए वहाँ पे एक गोला सा प्रोड्यूस हो जाएगा, स्फेयर प्रोड्यूस होगा ही होगा, तो इस स्फेयर को सैटेलाइट कहते हैं। किसी किसी क्रोमोसोम में ये मिलता है। सैटेलाइट एक नॉन स्टेनिंग बॉडी है जो स्टेन नहीं करती, मतलब कलर्ड नहीं होगी, डाई नहीं हो पाएगी। सैटेलाइट एक फिक्स्ड पोजीशन में ही मिलेगा, फिक्स्ड लोकेशन में ही मिलता है। हाउ इज द क्रोमोसोम फॉर्म्ड? रिमेंबर इट इज फॉर्म्ड बाय द chromatin material, chromatin threads. They give rise to the chromosome. What is the chromatin made of, or chromosomes made of? Chromatin is made of DNA plus some basic proteins called histone proteins, plus some non-histone proteins
would be there, and RNA. These are the constituents of the chromatin material. A single human cell, if you look at it, and the nucleus, how many chromosomes will you find? 46. 23 pairs are found in the single cell of human beings. The 46 chromosomes, if you stretch them out, if you open up the chromatin and see the length, it will be 2 meter long thread like structure which you will be getting. 2 meters long thread, that is the chromatin. 2 meter long DNA will be found when you open up the 46 chromosomes. Disc shaped structures called kinetochores are found on the sides of the centromere. Kinetochores. If one looks at the location or position of the centromere in a chromosome, which one is the centromere? This primary constriction is called the centromere. Based on its position in the chromosome, there are 4 types of chromosomes available. 4 diagrams of chromosomes A, B, C and D have been shown. A chromosome, B chromosome, C and D chromosome. बहुत डिफरेंट हैं, इनमें सारे अलग अलग नज़र आ रहे हैं. आपको बताना है इनमें मेटासेंट्रिक कौन सा है, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक कौन से वाला है. मैच द फॉलोइंग, वो बताओगे भी आप भी. अब आपको कहोगे कि हमें कहाँ पहले पता, हम वीडियो इसीलिए देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर देखो. मेटा का मतलब ही होता है मिडल, बीच में, ठीक है. और सब मेटा से थोड़ा सा इधर उधर. टीलो जब वहाँ जाए तो टीलो का मतलब तो बिल्कुल टिप पे, ठीक है. एक्रोसेंट्रिक थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं नहीं बताने वाली, ठीक है. तो अब आपको हिंट्स मिल गए हैं, देखते हैं कौन सा है. ए में हमें ये वाली जगह की आर्म्स और इस साइड की आर्म्स लगभग बराबर लग रही हैं, इक्वल आर्म्स. दैट मीन्स द primary constriction, that is the centromere, is almost at the center. It is at the center, middle. तो ये कौन सा हुआ? मिडल वाला दिख रहा है ना, ये ए वाला बिल्कुल मिडल में है सेंट्रोमियर. तो ये कौन सा हुआ? मेटासेंट्रिक. Whenever the centromere is located right in the middle of the arms, middle of the chromosomes, then it is the metacentric arrangement. What about सब मेटासेंट्रिक? यानी कि मेटासेंट्रिक से थोड़ा सा इधर उधर हो गया, हेर फेर हो गया भाई, तो बी वाला ये सीधा सीधा ये बनता है, सब मेटासेंट्रिक बनेगा. वो कैसे? क्योंकि थोड़ा सा खिसक गया, देखो सेंट्रोमियर थोड़ा सा ऊंचा हो गया, अनइक्वल हो गई हैं आर्म्स. ये थोड़ी कम वाली आर्म्स साइज में, ये थोड़ी लंबी आर्म्स है ना, दिख रहा है. तो जब वो ज़रा सा शिफ्ट हो जाए, सब मेटासेंट्रिक मीन्स सेंट्रोमियर नियरर टू वन एंड ऑफ chromosomes. Centromere nearer to one end of chromosomes. Look at C. अब थोड़ा और खिसक गया है, मतलब इन अनइक्वालिटी ऑफ आर्म्स बढ़ गई है दोनों साइड की. तो इसका टीलो तो बनेगा नहीं, टीलो तो बिल्कुल डी वाला लग रहा है, टिप वाला लग रहा है जी. तो एक्रोसेंट्रिक पकड़ लो इसको, ठीक है. हाँ, तो ये है सी, एक्रोसेंट्रिक सी. सब मेटासेंट्रिक है बी, मेटासेंट्रिक है ए, है ना भाई. और ये एक्रोसेंट्रिक में क्या हो रहा है? हाउ टू डिफाइन इट? whenever the centromere is situated close to the end of the chromosome, then it is called acrocentric arrangement.
एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम. डी देखते हैं, टीलोसेंट्रिक डी. That means the terminal centromere. Whenever the centromere has reached the tip of the arms, that means lot of inequality now. One side of the arms are so less, and the rest are all large and longer. Such a chromosome is the telocentric chromosome, terminal centromere chromosome. Microbodies. What are these? Their definition. These are membrane bound, small vesicles, minute vesicles, you can say spheres, spherical structures, which contain enzymes in them. They are covered by a membrane. Very small structures found both in plants as well as animal cells. There are mainly two type of microbodies. हैं तो बहुत सारे, इनसे ज़्यादा, लेकिन दो की बात करते हैं मेन, पेरोक्सिसोम्स और ग्लायोक्सिसोम्स. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ही ये दिख पाते हैं क्योंकि ये वेरी स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, इसलिए ईएम के अंडर ही दिखेंगे. नाउ माइक्रोबॉडी, इट्स डायग्राम. Simply make a round, a sphere, and write what here? Membrane, cell membrane. No, not cell membrane, simply membrane. But it is quite similar to cell membrane structure. That is, it is made of what? Phospholipids and proteins. Apart from that, some liquid inside consisting of enzymes. If you talk of peroxisomes, again the same diagram would be sufficing. Peroxisomes are found both in animal cells as well as plant cells. Peroxisomes contain oxidative enzymes inside them. That means related with oxidation, redox reactions happen here. And now another kind of microbody, glyoxysomes. These are found in plants and fungi, not found in animal cells. They are found in germinating seeds. And they convert fatty acids to carbohydrates. This is their function. Glyoxysomes and peroxisomes are thus found in the eukaryotic cells. If someone asks how to draw glyoxysomes, if you are required to form the diagram of glyoxysome, what will that be? Again, this one will suffice. Just make a membrane bound organelle, a sphere. Inside write enzymes, outside write membrane, and this is the glyoxysome. Again, so minute that only under the EM you will be able to see such bodies.